हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीवी सर यूके में। तो हम लोग हिंदी क्लासेस देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण के क्लासेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी। देखिए, उत्तराखंड का हो या फिर तमाम सेंट्रल स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उन तमाम परीक्षाओं के लिए यह हिंदी का सेशन है, चाहे यूटेट सीटेट दो। तो देखिए, हिंदी में मैंने वर्णमाला से स्टार्ट किया था टॉपिक, और जहां मैं आज पहुंचा हूं वर्णमाला का पार्ट 2 व्यंजन। कौन सा दोस्तों? व्यंजन। मैंने बहुत पहले एपिसोड में बोला था कि व्यंजन किसे कहते हैं। मैंने बोला था कि व्यंजन उसे कहते हैं जैसे आपने सब्जी बना दी, जैसे आपने क्या कर दी, सब्जी बना दी, उसे क्या कहते हैं बोला था मैंने? व्यंजन। ठीक हो गया। तो देखिए, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले ही समझा चुका हूं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहेंगे आप? व्यंजन कहेंगे। व्यंजन को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, क वर्ग के व्यंजन, च वर्ग के व्यंजन, ट वर्ग के व्यंजन, त वर्ग के व्यंजन, प वर्ग के व्यंजन। अब देखिएगा, कई बार सवाल क्या पूछा जाता है कि क वर्ग के व्यंजन को क्या कहा जाता है? कंठ्य व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंठ्य व्यंजन। मतलब ये जो क वर्ग के वर्ण हैं, ये कंठ से उत्पन्न होते हैं या कंठ से फील होते हैं, कंठ से निकलते हैं। ये आवाज क, ख, ग, घ, ङ। देखो, आपने इनकी जो उच्चारण की कहाँ से किया? कंठ से किया। कहाँ से किया मित्रों? कंठ से किया। तब जाकर के इसको बोला गया कंठ्य व्यंजन। क्या व्यंजन बोला गया? कंठ्य व्यंजन या कंठ्य वर्ण। इसके बाद च वर्ण, च, छ, ज, झ, यू, ये हुआ तालिब। च, छ, ज, जहां पर जीभ क्या है, नीचे से आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं तालव्य। ठीक हो गया। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। आपका जीभ बार बार क्या कर रहा होगा दोस्तों? मुड़ रहा होगा। फिर से बोलिए, देखो, ट, ठ, ये जीभ ऊपर को, इसको बोलते हैं मूर्धा व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा व्यंजन। तो इसीलिए मूर्धा व्यंजन भी आपके क्या हो गए? चा हो गए। ट वर्ग, तब आएगा त, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। दंत्य लग रहे हैं ना, तो ये दो दांत से लग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दंत्य वर्ण। ठीक हो गया। प, फ, ब, भ, म, मतलब आपका होठ लग रहा है, इसको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन या द्विओष्ठ। क्यों? क्योंकि नीचे का ओठ और ऊपर का ओठ क्या हो रहा है दोस्तों? आपस में मिल रहे हैं। देखो, बोलते समय प, फ, ब, प, फ, ब, भ, म। ठीक हो गया। इसे कहते हैं द्विओष्ठ। तो हमने क्या पढ़े? वर्ग कितने होते हैं? वर्ग भैया आपके व्यंजन में 5 होते हैं। कितने होते हैं वर्ग? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और अब देखिए कितने? कंठ्य, तालव्य, मूर्ध्य और दंत्य, ओष्ठ। ठीक हो गया। अब देखिएगा, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ग? 5। 1 2 3 4 5, तो ये 25 हुए। क्या हुए? 25। तो इसको बोलते हैं आपका स्पर्श व्यंजन। इसको क्या व्यंजन बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन इसको बोला जाता है। क्या व्यंजन बोला जाता है भाई? स्पर्शीय व्यंजन, या इसी को वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। याद रखेंगे। ठीक हो गया। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर या प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर आपका क्या कहलाता है? पंचमाक्षर व्यंजन कहलाता है। सवाल कई बार पूछा गया है कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पंचमाक्षर किसे कहते हैं? तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे अ, न, म,
ये क्या हो गया आपके पंचमाक्षर हो गए। संख्या कितनी हुई 5 हुई। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमाक्षर है, ऐसा सवाल बनाया गया है और बनाया जाएगा डेफिनेटली आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। तो पंचमाक्षरों की संख्या कितनी हुई 5 हुई दोस्तों, कितनी हुई 5, ये आप याद रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिएगा कई बार सवाल आपका यहां से क्या आएगा, इसके बाद आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। कई बार सवाल ये बनता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने कई वर्ण ऐसे हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं। ठीक हो क्या। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जो कैमरा है वो उल्टे तरीके से लगा रखा है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है भाई 4। कितनी होती है 4। अब देखिए कौन कौन सी होती है, य र ल व, ये क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं मित्रों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। कितनी हुई अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हुई। आपको ये बात याद रखना होगा। इसके बाद आपको याद रखना है ऊष्म व्यंजन। उसके बाद क्या याद रखना है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी आपकी कितनी होती है 4 होती है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। जब लेक्चर चल रहे होते हैं तो आप सीधे सीधे बोर्ड पर फोकस करिए। हाँ, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4। देखिए 3 प्रकार के स, तालबीस, मधांतिस, धांतिस, ह। ठीक हो गया। ये 4 प्रकार के आपको क्या रखने यहाँ पर याद रखने हैं। अगर इसका क्रम सही से मैं बताऊं तो उस क्रम ऐसा होता है, तालबीस, मधांतिस, धांतिस। ठीक हो गया। तो आपको ऐसे ही याद रखने मित्रों। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हुई 4 हुई। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4। एक मिनट बच्चों, ये मेरे से गिर गया इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा द्विगु व्यंजन किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, द्विगु व्यंजन या इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब आइएगा यहाँ पर आप द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन की संख्या कितनी होती है, द्विगु व्यंजनों की संख्या 2 होती है। तो इसे उत्क्षिप्त भी कहते हैं। इसको क्या भी कहते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एक हो गया आपका ड, ए हो गया आपका ड, और एक हो गया आपका ढ। ठीक हो गया। अब कई बार सवाल पूछा जाता है कि इनका क्रम कहाँ पर होगा। कई बार सवाल पूछा जाता है कि आपका ड और ढ। ठीक हो गया। ड और ढ का क्रम कहाँ पर होता है देखिएगा। ठीक हो गया। ड यहाँ पर आएगा और ढ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपको ऐसा ही सवाल का उत्तर देना है। द्विगु व्यंजनों की संख्या 2, ड और ढ आपको याद रखना है। ठीक हो गया। और इन दोनों का क्रम यहाँ पर होता है। ठीक हो गया। अब देखिएगा सवाल आगे क्या पूछा जाता है। कई बार ये सवाल बनता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। क्या दोस्तों, संयुक्त व्यंजन यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा। संयुक्त मीन्स जुड़ होना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। अब देखिएगा चारों का नाम मैं फ्लश कर रहा हूँ। ठीक हो गया। पहला हो गया श हो गया। ठीक हो गया। दूसरा हो गया तरह हो गया। तीसरा होगा ज्ञ हो गया। और चौथा हो गया आपका स्र हो गया। ठीक हो गया। तो आपको संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मिली, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब सवाल एग्जामिनर या आयोग क्या बनाएगा देखिएगा। जो स है ये किन दो का मिलन है देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर फोकस करिए भाई। क, ठीक हो गया, क धन तालिस। समझ में आया। पेट फरा स, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है आपका श बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों से आपका क्या बनेगा श बनेगा। ठीक हो गया। तो कई बार सवाल पूछता है संयुक्त व्यंजन श, ऐसी तरह। ठीक हो गया। आपको यहाँ पर त लिखना है। ठीक हो गया दोस्तों। क्या लिखना है, त धन र। ऐसा करोगे तो क्या बनेगा आपका त्र बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, त्र बनेगा।
अब जो इसको भी ऐसे ही करोगे आप, ठीक हो गया, इसको भी ऐसे ही करोगे, ज्यों धन यों करोगे तो आपका क्या बनेगा, ग्यों बनेगा, क्या बनेगा, ग्यों बनेगा। और तालविश मदांतिश धान तालविश ये करोगे, ये वाला स करोगे, प्लस अब क्या आएगा यहाँ पर बताओ, शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, क्या आएगा, र आएगा, शिर आएगा, र आएगा, र आएगा, क्या आएगा, शाबाश। तो आपने क्या किया, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, क धन श प्लस बराबर श, ठीक हो गया। ज्ञ त धन र त्र बना, ज्यों धन यों बराबर ज्यों बना, स्र श धन र बराबर भी क्या बना आपका, स्र बना, ठीक हो गया। तो अभी आप भूलेंगे नहीं, इसको ऐसे ही नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, क्योंकि बहुत खतरनाक ये क्वेश्चन है और कई बार यहाँ से आपके सवाल पूछा जाता है, एग्जामिनर अवश्य ही यहाँ से बार बार सवाल बनाता है। दोस्तों अगर आपको सेम टू सेम नोट्स चाहिए, मेरे हैंड नोट्स मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक हो गया। फिर भी मैं अभी बता दूंगा आपको कि नोट्स आपके ऐसे डिज़ाइन किए गए, मेरे हैंड रिटन नोट्स आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक हो गया। अब देखिएगा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो हिंदी के जो आपके शब्दकोश की डायरी होती है, हिंदी शब्दकोश में इन जो ये वाले 4-5 है, इनके क्रम क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे स है, इसका क्रम कहाँ पर आता है, कई बार सवाल आता है, ठीक हो गया। ऐसे ही आपका उसके बाद ज्ञ है, इसका क्रम कहाँ आता है, एक बार पूछा भी गया है, ठीक हो गया। इसके बाद ड है, इसका क्रम कहाँ पर आता है, ये पूछा गया। इसके बाद ढ है, इसका क्रम कहाँ है, पूछा गया है, ठीक हो गया। इसके बाद आपका स्र है, इसका क्रम कहाँ पर है, पूछा गया है। इसके बाद आपका त्र है, पूछा गया, इसका क्रम कहाँ है, हिंदी कोश में, हिंदी कोश में इनका क्रम पूछा गया दोस्तों, ठीक हो गया। स ज्ञ ड ढ स्र और त्र, इनका क्रम पूछा गया है हिंदी शब्दकोश में कि इन वर्णों का क्रम कहाँ पर है। इसका क्रम क के बाद, किसके बाद, क के बाद इसका क्रम होगा, ठीक हो गया। ज्ञ का क्रम कहाँ होगा, शाबाश बोलिएगा, ज के बाद कहाँ पर, ज के बाद, ठीक हो गया। ड का ये मैंने पहले ही बता दिया था, इसके बाद, ठीक हो गया। यहाँ पर ढ के बाद आएगा, ठीक हो गया दोस्तों, ये सवाल पूछा गया। स्र बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका आखिर कहाँ पर आएगा, क्या ये स आएगा, क्या ये स आएगा या ये स, शाबाश आपने चूज कर लिया। ये स के बाद इस स्र का क्रम आता है, क्यों, क्योंकि हमने स्र, शाबाश, श धन र किया था, आप लोग देख रहे हो ना, बिल्कुल देखना है, ठीक हो गया। अच्छा त्र कहाँ पर आएगा, त के बाद, किसके बाद आएगा, त के बाद, शाबाश। ये पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यारो, इस पाई चार्ट को हर हालत में याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये वाला सवाल बना चुका है। तो आपको भी इस सवाल पर क्या करना है, अच्छे से रेट करना है और अच्छे से देख करके अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा आज का टॉपिक अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक हो गया। अब मैं इसको एक बार फिर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अल्प प्राण और महाप्राण, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा आपको अल्प प्राण और महाप्राण के टॉपिकों पर। टॉप हेडिंग डालेंगे, अल्प प्राण किसे कहते हैं, ठीक हो गया। अल्प प्राण किसे कहते हैं, देखिएगा ऐसे वर्ण जो बोलने में, या ऐसे वर्ण जिसमें प्राणों की मात्रा या वायु की मात्रा या आपके गलकंड की मात्रा, या ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगता हो, उसे कहा जाता है अल्प प्राण। मतलब आपके लुसेंट भाषा में क्या लिखा होगा, प्राणों की मात्रा मतलब श्वासों की मात्रा कम लगता होगा, ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, अल्प प्राण। लेकिन सुनिए, आज के बाद आपको अल्प प्राण ऐसे करके याद नहीं रखना है, जैसा डेफिनेशन मैं बताता हूं वैसे ही याद रखना है, ठीक हो गया। हमने थोड़ी देर पहले व्यंजन के वर्ग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, व्यंजनों के वर्ग पढ़े थे। स्पर्श कितने वर्ग पढ़े थे, 5, कितने वर्ग पढ़े थे, 5, ठीक हो गया। अब देखिएगा वह 5 वर्ग, ठीक हो गया, आपको याद आ होगा, क वर्ग था, च वर्ग था, ट वर्ग था, त वर्ग था, प वर्ग था ना दोस्तों, ठीक हो गया। पर
अब देखो लैंग्वेज क्या बनाना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। ऐसे कर दो उंगली, क्या कर दो, ऐसे कर दो उंगली, देखो 1 3 5, प्रत्येक वर्ग का कितने वर्ग थे, 5, 1 3 5, उंगली ऐसा करो, नहीं हो रहा है ना, ट्राई करो, ट्राई करो, शाबाश, ये ट्राई करो, ट्राई, सेल्फी लेते तो ऐसा करते हो ना आप लोग, ट्राई करिए, शाबाश, ट्राई करिए, 1 3 5, नहीं हो रहा ना, ऐसा हो रहा है ना, ये देखो, ये ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो। देखो 1 3 5, एग्जाम में जाना है, अगर सवाल आ गया तो नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना है, शाबाश, करिए करिए, आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्लस, अब देखो प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर, सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, एग्जाम में यहाँ सवाल बहुत कम बनाता है। आपको ओवरऑल अल्प प्राण देखो, जैसे मैंने कहा क ख ग घ ङ, ये बनाया तो एग्जाम में सवाल पूछेगा, बताइएगा निम्नलिखित व्यंजन में या निम्नलिखित वर्ण में कौन सा अल्प प्राण है, क ख ग घ ङ, तो आप क्या कहेंगे, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाते हैं आपके क्या, ये कहलाते हैं अल्प प्राण, ठीक हो क्या। अब दोस्तों आपका बचा क्या, आपका बचा महाप्राण, ठीक हो गया, आपका क्या बचा, महाप्राण, ठीक है। अब लिखेंगे महाप्राण, लिखेंगे महान मीन्स बहुत बड़ा। देखो कुछ नहीं रखना आपको याद, 2 4 प्लस ऊष्म व्यंजन याद रख दो ना, बात खत्म हो गया ना। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, ठीक हो गया, 2 4। अब अगर देखो 1 3 5 अगर अल्प प्राण हो गया तो बचा 2 ही ना। देखो जो 2 उंगली नीचे किया था आपने, वो 2 उंगली आपके क्या कहलाएंगे, आपके वह 2 उंगली आपके क्या कहेंगे दोस्तों, महाप्राण। जिसमें वायु की मात्रा अधिक लगती हो बोलते समय, उसको बोला जाता है महाप्राण। 2 4, बात खत्म हो गया। समझ में आया दोस्तों। मैं उम्मीद ही नहीं, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को टॉपिक बड़ी तरीके से अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक हो गया। तो लुक एट अभी टाइम है दोस्तों, ठीक हो गया। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि उसके बाद टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे जल्द ही। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रीड करिए, समझिए दोस्तों। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे अघोष। क्या पढ़ेंगे दोस्तों आगे, अघोष। टॉपिक वही है व्यंजन। क्या है दोस्तों टॉपिक का नाम, व्यंजन। अघोष किसे कहते हैं, क्या दोस्तों, अघोष किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण श्वासों से ज़्यादा हो। किससे, श्वासों से ज़्यादा हो, उसे कहते हैं अघोष। जैसे देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क्या दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, आपका अघोष कहलाएगा। इसमें फिर आपके 3 प्रकार के स जुड़ जाते हैं, ठीक हो गया, तालविश, मदांतिश, धांतिश। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, ठीक हो गया, क्लियर है दोस्तों। पहला दूसरा क्या हो गया आपका, ये अघोष हुआ नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा करना है, बात खत्म करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद घोष। अगर अघोष पढ़ लिया तो हमें क्या भी पढ़ना है, घोष, या फिर इसी को क्या भी बोला जाए, सघोष, ठीक हो गया दोस्तों। तो अगर 1 और 2 यहाँ पर लिख दिया तो बचा क्या, 3 4 5 ही तो बचाना, बचा नहीं बचा। मैंने ये कहा था 3 नीचे हुआ नहीं हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, अब प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन करेंगे। क्या करेंगे, सभी अंतस्थ व्यंजन करेंगे आप, ठीक हो गया। सभी स्वर करेंगे, ठीक हो गया, सभी स्वर लिखेंगे, प्लस ह लिखेंगे। यहाँ से सवाल तो बहुत कम पूछता है दोस्तों। सवाल आपको यहीं पर पूछा जाएगा
कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाएगा, तीसरा और चौथा और पांचवा क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। सवाल यहीं पर बनेगा बस आपके लिए, ठीक हो गया। यहाँ पर बहुत कम बनता है, ठीक। अब देखिएगा अनुस्वार किसे कहते हैं, यह हमारा टॉपिक समाप्त हुआ यहाँ पर एक। अब लिखेंगे आप अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं। देखिएगा ऐसे व्यंजन या ऐसे शब्द जिनका उच्चारण नाक से अधिक होता हो उसे कहेंगे आप अनुस्वार। जैसे मेरा कंचन, जैसे आप बोलो कंचन, अंकन, ठीक हो गया। जैसे आपने क्या लिखा, अंकन, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं आपका अनुस्वार व्यंजन, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगत या विदेशी व्यंजन किसे कहते हैं, आगत या विदेशी व्यंजन किसे कहते हैं। जो विदेश से, जो बाहर से आया हो उसे कहते हैं आगत व्यंजन। क, ख, ग, ज, फ। विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। ऐसे व्यंजन जिसके नीचे पर आपका कौन सा बिंदु लगा हो, नुक्ता बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता बिंदु बोलते हैं। ऐसे व्यंजन जिसके नीचे पर क्या लगा हो, नुक्ता बिंदु लगा हो, ठीक हो गया। ऐसा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया। और शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने मतलब विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी बताई, 5 बताई दोस्तों। कितनी बताई, 5 बताई। तो आपको याद रखना है कि विदेशी या आगत व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं, कौन से नहीं है, ठीक हो गया। अब आपको याद रखना है कि मुक्ताक्षर स्वर किसे कहते हैं, एक अचानक से आ गया। इससे पहले आपको याद रखना है संप्रेरक व्यंजन किसे कहते हैं। कौन सा व्यंजन दोस्तों, संप्रेरक व्यंजन। टॉप हेडिंग लिखेंगे अब आप, संप्रेरक व्यंजन, संप्रेरक व्यंजन। अब देखिए संप्रेरक व्यंजन उसे कहते हैं जब दो व्यंजनों के बीच में अर्ध व्यंजन आ जाएगा, उसको बोलते हैं आपका संप्रेरक व्यंजन, ठीक हो गया। जैसे संबल, ठीक हो गया। जैसे क्या, संबल, कंबल, ठीक हो गया। तो मैंने लिखा जैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पर उदाहरणों से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कंबल, संबल, ठीक हो गया दोस्तों। ये हुआ आपका संप्रेरक व्यंजन। ऐसे व्यंजन जब दो व्यंजनों के बीच में अर्ध व्यंजन आ जाए तो उसको कहते हैं आपका संप्रेरक व्यंजन दोस्तों। कौन से व्यंजन, संप्रेरक व्यंजन, ठीक हो गया। अब हेडिंग डालेंगे आप द्वित्व व्यंजन। क्या डालेंगे, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। देखिए द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जब एक अर्ध व्यंजन आए और एक फुल व्यंजन, मतलब जब एक व्यंजन के बाद दूसरा वही व्यंजन आए तो उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा दिल्ली, मैंने क्या लिखा दोस्तों, दिल्ली, मैंने लिखा 90। अब देखिए मैंने डेफिनेशन क्या कहा था, मैंने ये कहा कि जब कोई व्यंजन बार बार आए या फिर आपका एक व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन आए, मतलब उसी व्यंजन की पुनरावृत्ति हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों आपका द्वित्व व्यंजन। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। आप याद रखेंगे, या इसी को आपका युग्मक मतलब जोड़ी, उसी को युग्मक व्यंजन भी बोला जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक हो गया। एक स्वर में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, मुक्ताक्षर स्वर किसे कहते हैं। देखिए जब कोई शब्द होगा उस शब्द का पीछे का वर्ण, अंतिम वर्ण आपका दीर्घ स्वर होगा तो उसे कहते हैं मुक्ताक्षर स्वर व्यंजन, ठीक हो गया। जैसे मैंने लिखा अच्छा, महंगा, ठीक हो गया। उसके पीछे क्या आना चाहिए, दीर्घ स्वर आना चाहिए, उसको बोला जाता है आपका मुक्ताक्षर स्वर।
जिस शब्द की आप लिखेंगे, जिस शब्द की अंतिम वर्ण, मैं किस पर था, जिस शब्द की अंतिम वर्ण दीर्घ स्वर हो। कैसा स्वर हो दोस्तों, दीर्घ स्वर। या तो है ना देखो आ वाला, जिसमें उच्चारण की मात्रा अधिक लगती है। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक हो गया। तो मैंने कहा जिस शब्द की अंतिम वर्ण दीर्घ स्वर हो उसे क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर स्वर कहते हैं। जैसे महंगा, अच्छा, समझ में आया दोस्तों। तो ये कहलाएंगे आपके मुक्ताक्षर स्वर। तो इस तरीके से आपका वर्णमाला का लेसन समाप्त हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यारो इसके बाद पढ़ेंगे हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक हो गया। आने वाले टॉपिकों में संधि पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है संधि सभी एग्ज़ामों के लिए। संधि में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं ये गारंटी के साथ आपको आश्वासन ही नहीं, बिल्कुल क्या दे रहा हूँ, विश्वास दे रहा हूँ। ठीक हो गया। मतलब आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा आज के बाद कि संधि क्या होती है, कैसे पढ़ाई जाती है, और संधि में जितने भी डाउट होंगे उसको मैं क्लियर करवाऊंगा आप लोगों का। अगर इस वर्णमाला में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको SMS के थ्रू या कॉल के थ्रू मैं आपको कॉल करूंगा और आपका निस्तारण भी करूंगा दोस्तों, या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई अवश्य दूंगा दोस्तों। तो मेरी ओर से वर्णमाला समाप्त हुआ और आप वर्णमाला पर अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर।